नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जीतने की। हाँ, सूर्या का कैच हो, रोहित की लीडरशिप हो, बुमराह की बॉलिंग हो, स्टार्टिंग में विराट कोहली की बैटिंग ज़बरदस्त। वरना 5 ओवर पहले 15वें ओवर तक क्लियर कट जीत रही थी साउथ अफ्रीका, जब तक हेनरिक क्लासन थे। और हार्दिक पांड्या को आप कैसे भूल सकते हो? हार्दिक पांड्या की वो गेंदबाजी, ज़बरदस्त गेंदबाजी। और उसके बीच में आप जो है अक्षर पटेल के 24 रन एक ओवर में पड़ना कैसे भूल सकते हो, जहाँ से सबने उठना शुरू कर दिया था कि अब बस की बात नहीं है। लेकिन कैसे जो बाउंस बैक मारा बुमराह और हार्दिक पांड्या, ज़बरदस्त। अर्शदीप बेहतरीन, ज़बरदस्त बॉलिंग की वजह से जीते एंड में। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा बधाई का सिलसिला। आगे अपना काम भी करना होता है हमें, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया, टीम इंडिया को जीत दिला दी। और भाई रोडों पे बाहर निकलो, पता चल रहा है कि एकदम इमोशंस बाहर निकले हुए हैं लोगों के। सब रोडों पे थे, हम भी थे ऑलरेडी। अब साथ में मैच देख रहे थे, काफ़ी लोग इकट्ठे होकर के। तो बट चलो, एक खुशी मिली। आगे अपनी चीज़ों पे लगते हैं। और अपना कार ये था कि हम ऐसे करा रहे थे, और ऐसे है निबंध हेतु उपयोगी तालिकाएँ। कल मैंने जो बताया था, कच्चा चिट्ठा ही तो तैयार कर रहे हैं हम इसका, निबंध का, कि मेन जो चीज़ें होती हैं वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त तालिका यह है कि किसी भी विषय पर निबंध लिखते समय प्रसंगानुसार इनका उपयोग अथवा इनका संदर्भ लेकर के, इनका उपयोग कर सकते हो या इनका संदर्भ लेकर के अपने निबंध को अधिक व्यापक, सारगर्भित और समावेशी बना सकते हैं। जैसे आप अपने ऐसे में समाज कल्याण के कुछ लक्षित वर्ग हैं, उनको शामिल कर सकते हो। SC है, ST है, OBC है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, विकलांग दिव्यांग हैं, थर्ड जेंडर, LGBT, सीमांत किसान, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग, BPL, स्ट्रीट वेंडर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर। ये सब क्या है कि ये तो आपके अगर ऐसे है तो उसमें इन सबको आप सबको एक साथ ना ले, 8-10 पॉइंट इधर से उधर उठाए आपने, और आप इनको लक्षित करते हुए आप अपने हिस्से में इनको शामिल कर सकते हो। विविध दर्शनों को आप जिक्र कर सकते हो, है ना। ये आपको डायमेंशन बता रहा है आप कितने मल्टी डायमेंशनल हो सकते हो, है ना, जिन चीज़ों की आप चर्चा करोगे आप ऐसे में। गांधीवाद है, मार्क्सवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद है, अस्तित्ववाद है, मानववाद, उपयोगितावाद, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श। ये सब आपके एस्से में झलकने चाहिए, एस्से के अकॉर्डिंग कि एस्से किस चीज़ पे है, उसमें क्या डिमांड है। तो आपके पास ये कच्चा डाटा है कि आप किस किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये महान आपके कुछ दार्शनिक अपने स्वतंत्रता संग्राम के समय पे गांधी जी के कुछ फिलोसफी रही है, सिद्धांत रहे हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेहरू जी का आप देख सकते हो, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का देख सकते हो, अंतर्राष्ट्रवाद, मानववाद, राष्ट्रवाद, पुनर्जागरण, आधुनिकतावाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सामाजिक न्याय, अफर्मेटिव एक्शन, मानवाधिकार। तो आपको लगेगा इनका इस्तेमाल कैसे होगा, पहले तो आप याद करो इन्हें। इन सब का इस्तेमाल आप एथिक्स में भी करोगे, इन सब का इस्तेमाल आप एथिक्स में भी करोगे बड़े अच्छे से। स्वामी विवेकानंद जी का आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, नव वेदांत, है ना। ये सब याद रखना आप, थोड़ा सा ये कच्चा चिट्ठा ही है ऐसे के लिए आपका, और ये सब आपको एथिक्स में भी काम करता है। नंबर 4, भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब का भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे के हिसाब से ही फिर देते हैं ना, ऐसे के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब जैसे जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, ये क्या है सब? ये सब चुनौतियाँ ही तो हैं। और जब भी कुछ आपका विषय ऐसा हो और आप ऐसे चीज़ों पे ऐसे लिख रहे हो जहाँ आपको चुनौतियाँ बतानी हो, तो आप इन सब का जिक्र कर सकते हो। आगे आप देखिए कुछ और हमारे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार भी हैं, उन अधिकारों का आप जिक्र कर सकते हो। जैसे सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, वन अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी का अधिकार। ठीक है ना। और देखिए आप, संवैधानिक मूल्यों के कुछ आधार हैं हमारे, वो कौन कौन से आधार हैं? आपको कलर चेंज कर लेते हैं।
जैसे प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राजनीति के निर्देशक तत्व हैं, ये सब क्या है, ये संवैधानिक मूल्य हैं हमारे, इनका भी आप जिक्र करो। आपके पास मतलब डाटा इतना है कच्चा चिट्ठा, जिससे कि आप क्वेश्चनों को, अपने एस्से को बहुत बेहतरीन धार दे सकते हो। और बाकी हम एस्से आज देखेंगे भी एक। नंबर 7 पे अब हमारे कुछ सार्वभौमिक मूल्य भी हैं। अब ये सार्वभौमिक मूल्य आपको कहाँ मिलेंगे, आपको एथिक्स में भी ये मिलेंगे। तो इससे आपकी तैयारी उधर की भी कुछ पॉइंटों से हो जाएगी, इस पॉइंट को यहाँ याद रख लोगे तो, है ना। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, अहिंसा, समता, सहिष्णुता, पंथनिरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद, ये सब हमारे सार्वभौमिक मूल्य हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो क्या फ़ोटो है भाई। तो हम जैसे पहले बता ही चुके थे, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया वर्ल्ड कप विनर्स 2024 T20 वर्ल्ड कप। ज़बरदस्त खेले हैं पूरी टीम। और ये इंसान, मुझे लगता है इंडिया के पास ऐसा कभी पहले बॉलर नहीं आया होगा, ज़बरदस्त बॉलर जिसकी बॉल खेलना मुश्किल हो जाता है, जसप्रीत बुमराह। और सूर्या भाव का कैच, इस दादा का कैच जो लास्ट में लपका इन्होंने, डेविड मिलर का कैच ज़बरदस्त रहा। और ये हमारे बेस्ट लीडर, ये बहुत डिजर्व कर रहे थे इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, जिन्होंने 2023 में वर्ल्ड कप में पूरी मेहनत करी थी, इस बार भी करी। बाकी तो पूरी टीम का एफर्ट रहा। अब आगे चलते हैं हम एस्से की तरफ अपने। एस्से देख लेते हैं। निशान जैन सर का एस्से है ये, है ना, एक मॉडल निबंध है ये आपका। शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है, ये है आपका एस्से का टॉपिक, है ना। तो एजुकेशन से संबंधित है। अब इसमें भी कीवर्ड ढूंढते हैं। एक है तो पहले शिक्षा, फिर अपने अज्ञान की प्रगतिशील क्या है, प्रगतिशील खोज है। और आप इस एस्से में मॉडल आंसर में आप देखोगे, देखो इन सर के नंबर थे 160, है ना, हाईएस्ट नंबर रहे हैं इनके एस्से में यूपीएससी में। तो हम तो पीसीएस में लिखेंगे 3 एस्से, तो क्यों ना हम इनको पकड़ लें। अब ये 1000 से 1200 शब्दों में लिखेंगे और हमें लिखना होगा 700 शब्दों में। अगर हम 1000 शब्दों की तैयारी कर लेते हैं, 700 तो निकाल के फिर लिख लेंगे बेहतर, क्यों ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है, इसको सर ने लिखा है तो कैसे, स्टार्ट देखिए। अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं ने नित नए रूप बदले हैं। संस्कृतियों ने नित नई करवटें ली हैं। समय का चक्र निरंतर चलता रहा, पर यदि नहीं बदला तो मानव जीवन का विकास क्रम और उसकी अनवरत यात्रा। परिवर्तन और विकास प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। परिवर्तन और विकास प्रकृति के शाश्वत नियम हैं। इसके सिद्धांत के अनुरूप भी आदिम युग से शुरू कर आज मशीनों के युग में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। अभी पूरी तरह से इंट्रोडक्शन स्टार्ट है, मंच स्टार्ट कर रखा है। मानव को अधिक परिपक्व, समझदार और प्रबुद्ध बनाने में, थोड़ा से छोटा कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। शिक्षा की भूमिका हर युग में बेहद प्रभावी रही है, चाहे वे अनौपचारिक युग रूप से घर बाहर माता पिता, दादी नानी, पड़ोसियों द्वारा सिखाए गए सबक हो, या वैदिक वांशिक परंपरा से मकतब मदरसे तक की औपचारिक शिक्षा पद्धतियों, निसंदेह शिक्षा का मानव के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन तैयार किया गया आपका स्टडी। और उसका एक फिर कोट ले लिया उन्होंने, शिक्षा तो है चित्रकार जो विद्या की तूली लेकर भावों के नूतन रंगों से मानव का रंग रूप सजाती है। ठीक है, इसको आप लिख लें कहीं, और आप शिक्षा पे जब भी ऐसे लिखेंगे आप इसका इस्तेमाल कर लें। जैसा हम पीछे देखें कि हमें फ़्लो बनाना है, कनेक्टिंग रखना है, एक फ़्लो बना रहे बाकायदा, है ना, और कैसे उद्धरण हमको कोट करने हैं बीच बीच में। ठीक, इस तरह मानव विकास के अपने इस सतत क्रम में निरंतर शिक्षा के महत्व को समझता गया और ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्रों को शोधों व अनुसंधानों के माध्यम से विकास करता गया। वैदिक व बौद्ध जैन काल में हुई शैक्षिक प्रगति के इस क्रम का विकास मध्यकाल में विदेशों से सांस्कृतिक संपर्क से होते हुए आधुनिक, अब ये देख रहे हो क्रमिकता जब हम बोलते हैं, और स्वर्गीय कला आप ऐसों में हर कम से कम 11 ऐसे कराएंगे हम इनके, और हम उसमें सीख जाएंगे लगभग लिखना, है ना। तो जैसे प्राचीन काल से चलेंगे तो आधुनिक काल तक चलेंगे। अगर उन्होंने स्टार्ट किया प्राचीन काल से उठा करके
तो क्रमिकता रहेगी, प्राचीन से मध्य पे आएंगे, है ना, और मध्य से फिर आधुनिक काल पे आएंगे। तो ये क्रमिकता रहेगी, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा करके कुछ भी कर दो। ये अगर बौद्ध पहले हैं तो जैन बाद में, उस तरीके से बुद्ध, महावीर, नानक अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपाला घोषा लोपामुद्रा के बाद ही करेंगे, क्योंकि वो प्राचीन काल के लोग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आया, बट मैं जो बोलूँगा उस पर ध्यान देना। भारत में विलियम जोन्स की एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता का, फोर्ट विलियम कॉलेज, मेयो कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज, बम्बई, कलकत्ता व मद्रास के विश्वविद्यालयों के रूप में ज्ञान विज्ञान के नवीन केंद्र स्थापित हुए। आधुनिक पे पहुंच गए हम। अब प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अंग्रेजी में अनुवाद और भारतीय पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क से ज्ञान के नए स्रोतों का निरंतर विस्तार हुआ। अब आप देखना कि जो फोकस पॉइंट था, और फोकस पॉइंट मतलब जो आपका एशे था, उससे ये बिल्कुल नहीं भटकेंगे, इसको बार बार हर उसमें लेके चले जाएंगे कि शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है, जिससे कि एग्जामिनर को हमेशा ये लगता रहे कि हम टॉपिक से बिल्कुल नहीं भटके, हमारा मकसद उसी को साबित करना है, हमारी हर बात, हमारा हर पैरा उसी चीज़ को साबित कर रहा होगा। आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ साथ भारत में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद, केशव चंद्र सेन आदि समाज सुधारकों के साथ सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात की शुरुआत हुई। ठीक है, अब फिर से भाई, अब ये लिखने का तरीका देख लो कि जब पैरा चेंज होगा तो ये स्पेस जरूरी है देना, और जहाँ से समाप्त हुआ वहाँ से स्टार्ट कर दो आप। पूर्व और पश्चिम के ज्ञान विज्ञान सभ्यता संस्कृति के सतत संपर्क के बाद धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी कि ज्ञान का विस्तार अनंत है और ज्ञान विज्ञान को किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की विशेष परिधि में नहीं बांधा जा सकता, है ना। तो अब देखो आगे, जब दोनों पूर्व पश्चिम ले लिए, स्टार्टिंग में यहाँ पूर्व और पश्चिम लिया, तो अब बताएंगे कि पूर्व से क्या पश्चिम ने सीखा, पश्चिम ने पूर्व से क्या सीखा। पूर्व जहाँ पश्चिम द्वारा इजाद किए गए अनूठे आविष्कारों और तकनीकों, ग्रामोफोन, रेडियो, टीवी, हवाई जहाज, इंजन आदि को देखकर हैरान था, पूर्व इन सब चीज़ों को देखकर हैरान था, तो वहीं पश्चिम पूर्व की प्राचीन संस्कृति, विरासत, कला, स्थापत्य, साहित्य, आयुर्वेद, योग, धर्म, दर्शन को देखकर दांत और तले उंगली, ऐसे शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो बोलने में आप इस्तेमाल करो। दांत और तले उंगली दबा रहा था, है ना। अब यहाँ तक था, दबा रहा था। आगे, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर नए नए और उन्नत शोध विश्व भर में हो रहे हैं और हर शोध एक नए प्रगामी शोध की संभावना को उद्घाटित कर रहा है। ठीक है, इसमें आप देखना कैसे कनेक्ट किया गया है। अब जब नए शोध हो रहे हैं, हर शोध, जब भी शोध हो रहा है, हर शोध एक नए प्रगामी मतलब आने वाले शोध की संभावनाओं को उद्घाटित करता है। ये वही बताने जा रहे हैं कि फिर शिक्षा क्या है आपकी, प्रगतिशील खोज है। किसकी? अज्ञान की। शिक्षा आपके अज्ञान की एक प्रगतिशील खोज है। जितना आप शिक्षित होते जा रहे हो, आपको उतना ही पता चलता जा रहा है कि आप अभी और नई चीज़ें सीखनी है, अभी और नई चीज़ें सीखनी है। संभावनाएं लगातार बनती जाएंगी। ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हर नई खोज में आगामी एक और बेहतर खोज के बीच छिपे हैं। जो अगला पैरा लिखना है उनको उस पैरे की शुरुआत और वो पीछे वाले पैरा में ही कर देते हैं, क्योंकि वो जब लिखेंगे तो वो कनेक्ट लगे कि इसका ही एक आगे का विस्तार है, ये कोई अलग नहीं है। तो यहाँ लिख दिया कि बेहतर खोज के बीच छिपे हो। आगे अगर होगा, जैसे कोई चीज़ तुमने खोज ली, उसमें एंड में, जैसे अब नाटक होता है ना, सीरियल वगैरह देख लो आप, ऐसी जगह पे जाकर के सीरियल ख़त्म होते हैं कि आगे इंटरेस्ट जग जाए आपको कि अब आगे क्या होगा, ऐसी जगह जाकर के ख़त्म करते हैं वो। चलिए, सुकरात ने इस मर्म को सदियों पहले समझते हुए, मतलब कौन से मर्म को, देखो पैरा कैसे कनेक्ट कर रहा है कि सुकरात ने इस मर्म को, तो कौन से मर्म को? इस वाले मर्म को, ये वाला मर्म कि नई खोज में आगामी एक और बेहतर खोज के बीच छुपे होते हैं, इस वाले मर्म को। तो इस मर्म को सदियों पहले समझते हो। क्या कहा था? मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं ज्ञानी, मैं कुछ नहीं जानता। जब इनकी इस बात को इन्होंने लिखा तो लिखने का तरीका भी आप देखिए। देखो सर की कॉपी है, यूपीएससी में 160 नंबर सबसे ज़्यादा नंबर पाए हुए हैं। तो इससे बेहतर ऐसे मॉडल हमारे पास कौन सा हो सकता है? तो जो भी चीज़ें हैं हम ले सकते हैं यहाँ से कि अगर सुकरात का नाम लिया इन्होंने और जो सुकरात के द्वारा कही हुई बात थी, तो कैसे कॉमा लगाया और कैसे इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ बंद किया गया इस बात को कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, इस वाली बात को, है ना। सुकरात का कोट कर दिया। इसका
सीधा सा अभिप्राय है कि हम शिक्षा और ज्ञान के विकास के साथ जैसे जैसे बौद्धिक चेतना के सोपान चढ़ते हैं, हमें निरंतर अपनी अकिंचनता, लघुता और अल्पता का बोध हो जाता है। अब ये बात भी उसी बात को साबित कर रही है आपके पैरे में कि शिक्षा क्या है, आपके अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। लगातार आप बढ़ते जा रहे हो और आपको लगातार फिर पता चलता जाता है कि आप कितने अल्पज्ञ हो और कितना कुछ सीखना है। शायद इसलिए गांधी ने भी आह्वान किया, देखो इसी पैराग्राफ में उन्होंने सुकरात को कोट कर लिया, इसी पैराग्राफ में गांधी जी को कोट कर लिया, आगे ऋग्वेद वगैरह को कोट कर लेंगे। ने आह्वान किया था कि हमें अपने खिड़की दरवाजे आने वाली हवाओं के लिए खुले रखने चाहिए। और जब भी इन सर को कोट देना होता है आगे, तो उसका मंच तैयार कर लेते हैं ऊपर ही कि हाँ जी अगला कोट क्या आने वाला है। उसके लिए वो किसी दार्शनिक का नाम ले लेंगे और उससे पहले वो मंच तैयार हो जाएगा, जैसे ये मंच तैयार हो रहे हैं कि खिड़की दरवाजे आने वाली हवाओं के लिए खुले रखने चाहिए। गांधी जी ने कहा, रख लिया यहाँ। यह अकारण नहीं था कि ऋग्वेद के ऋषि चारों दिशाओं से शिक्षा और ज्ञान को आमंत्रित कर रहे थे। और जहाँ कोट हमको डालना था तो उन्होंने उसी को इन्वर्टेड कॉमा बंद करके डाल दिया। ये संस्कृत का कोट है, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वते। वही चारों दिशाओं से शिक्षा और ज्ञान को आमंत्रित कर रहे हैं कि आने दो। अब फिर से कनेक्टिंग वर्ड देखिए आप, ऊपर बात कह दी, अंत में तो दरअसल जोड़ा है। इन वर्डों को भी आप ध्यान दीजिए कि कैसे कनेक्टिंग वर्ड आपके रहेंगे, आप किन वर्डों को इस्तेमाल कर सकते हो पैराओं को एक फ्लो में बनाने के लिए, कनेक्ट रखने के लिए, है ना। और हम मॉडल आंसर से क्या सीख सकते हैं, है ना। अब जो सर ने लिखे हैं उन मॉडल आंसर को हम देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से लिखे हैं। शिक्षा अपने अज्ञान की एक प्रगतिशील खोज है। शिक्षा दरअसल, जब इन्होंने कनेक्ट किया तो फिर से याद दिला दिया तुम्हें कि हम कौन सा ऐसे लिख रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है। और टॉपिक क्या था, यही शिक्षा अपने अज्ञान की एक प्रगतिशील खोज ही है। पता नहीं खोज ही है, कैसे है कि ज्यों-ज्यों हम ज्ञान के इस अथाह सागर में डुबकी लगाते हैं, इससे निकले अनुभव के मोती हमें इस बात का एहसास कराते हैं कि अभी बहुत कम जाना है और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। और जब भी कोई बात हो उसको अंडरलाइन कर दो। तो अंडरलाइन भी आप देख रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी है। अब फिर से जहाँ ख़त्म किया उसके बाद ये लाइन छूटेगी तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया उन्होंने। तो जीवन के हर क्षेत्र में हम हर रोज़ इसी तथ्य से दो चार होते हैं। ये जो ऊपर वाला तथ्य था, कनेक्ट देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है फ्लो में चल रहा है और फ्लो में चल ही रहा है। अब आप देखिए कि कैसे हमने जो ऊपर इंपॉर्टेंट बातें बताई थी कि किस किस का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। बहुत सारे डायमेंशन बताए थे, जो 13 डायमेंशन थे, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एनवायरमेंटली, टेक्नोलॉजिकली, है ना, रिलीजियस, स्पिरिचुअली। तो इन सब सेक्टर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, अब तक जो इस्तेमाल किया इन्होंने। अब इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखो धार्मिक, दार्शनिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो एक क्षेत्र ले लिया इन्होंने, धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक क्षेत्र, ठीक है। इस्तेमाल का ये मैंने अलग से लिख के रखा था, क्या है। मैं देखें तो भारतीय षड्दर्शन, जैन बौद्ध दर्शन से नव्य वेदांत तक नित्य नवीन चिंतन सामने आता रहा। देखो यहाँ भी क्रमिकता का ध्यान रखा, जब भी बोला है कि धार्मिक, दार्शनिक क्षेत्र में देखें तो भारतीय षड्दर्शन, जैन बौद्ध दर्शन व नव्य वेदांत तक नित्य नवीन चिंतन सामने आता रहा। ईश्वर, जीव जगत के रहस्यों पर से पूरी तरह पर्दा अभी उठना बाकी है। फिर इन चीज़ों में हम क्या ही बता रहे हैं, हमारा फोकस अभी भी वही है कि अज्ञानता की प्रगतिशील खोज। शिक्षा क्या है, अज्ञान की प्रगतिशील खोज। अभी भी उसी खोज में हैं हम, क्योंकि अभी बाकी है पूरी तरह से पर्दा उठना। पाश्चात्य दर्शन से भी सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से कांट, हीगल, मार्क्स तक दर्शन की अनसुलझी पहेलियाँ अभी भी मानव के लिए अबूझ हैं। क्योंकि दर्शन वाला सेक्टर उठाया था और दर्शन वाले में हम बता रहे हैं कैसे अभी जो है परफेक्ट नहीं है। और ये क्रमिकता भी देखिए, ऐसा नहीं आपके लिख दो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात से लेकर, भाई सुकरात पहले थे, उसके बाद प्लेटो थे, फिर उसके बाद अरस्तु थे। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर के कांट, हीगल, मार्क्स तक, क्योंकि पहले कांट थे, उसके बाद हीगल थे, फिर उसके बाद मार्क्स थे। तो ये क्रमिकता भी बनी रहनी चाहिए, अव्यवस्थित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी भी मानव के लिए अबूझ है। यदि इस क्षेत्र में कोई स्पष्ट निष्कर्ष स्थापित हुए होते तो विश्व भर में इतनी परस्पर विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं अस्तित्व में ना होती, है ना। फिर से वही कनेक्टिंग चीज़ें आ रही हैं कि अगर हर क्षेत्र में कोई स्पष्ट निष्कर्ष स्थापित हो जाते, यूनिवर्सल बना देते कि हाँ जी, तो फिर इतने धर्म नहीं होते, इतने दर्शन नहीं होते। तो है तो आखिर वही, शिक्षित जितना आप होते जा रहे हो, आप क्वेश्चन मार्क करते हो और क्वेश्चन मार्क करते हो तो नई विचारधारा बन जाती है, नए विचार आते हैं निकल करके। उसी कह रहे हैं कि शिक्षा है, लेकिन
क्या है अज्ञान की एक प्रगतिशील खोज। आप लगातार विकासशील होते जा रहे हो और आपको फिर पता चल रहा है कि कुछ नया फिर है। लिहाजा मानव पर्याप्त अध्ययन के बाद यह अनुभव करता है कि अभी हम ज्ञान की कुछ बूंदें ही चख पाए हैं और पूरा सागर अभी बाकी है। फिर से यही हमको कनेक्ट कर रहा है। हम अपने क्या, ये सर का अगर ऐसे हम देखेंगे तो क्या ये ऐसे कहीं भी आपको भटकता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। और हर जगह वो इस चीज़ को याद दिला दे रहे हैं अपने पैराग्राफ में कि हम अभी भी उसी टॉपिक पे बने हुए हैं। जैसे अभी हम ज्ञान की कुछ बूंदें ही चख पाए हैं और पूरा सागर अभी बाकी है। अब कबीरदास जी को ले लिया, कबीरदास जी का दोहा ले लिया कि ने अपने इस अनुभव को कुछ इसी तरह व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। अब इसके आगे का नहीं बोला क्योंकि जरूरत सिर्फ इतनी ही थी। ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पूरा न लिख करके उन्होंने इतना ही लिखा है ना, क्योंकि ज़रूरत इस पैरा के हिसाब से इतनी ही थी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया ना पंडित कोई। मतलब कितना भी पढ़ लिया लेकिन पंडित कोई नहीं भया, जो हमेशा कभी होगा भी नहीं, क्योंकि हमेशा ज्ञान जितना हो जाता है उतना ही लगता है कि अब और कम है। नेक्स्ट जो पहला हमने बता दिया था, ये वाला आप देख लीजिए बड़े से में, हम देख लेते हैं। मैंने कहा था कि ये आपका धार्मिक दार्शनिक क्षेत्र है। अब दूसरे क्षेत्र पर जाएंगे, देखना ये। और ऐसा नहीं कि अलग से दिखाई दे रहा है, एकदम निकलते हैं मक्खन मलाई की तरह। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तो हमेशा सुधार और समझ की गुंजाइश बनी रहती है। ऐसा कोई अलग से हेडिंग नहीं डाली, हाँ जी कि धार्मिक दार्शनिक हो गया, फिर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र कर लेते हैं। एक फ्लो में चल रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा सुधार और समझ की गुंजाइश बनी रहती है। विशेषकर भारतीय समाज और भारतीय राजनीति में अपनी संरचना में बहुत जटिल है। कहीं एकल व संयुक्त परिवार का द्वंद्व है, तो कहीं जातियों उपजातियों जनजातियों का विराट संसार है ना। ये भारतीय समाज का जितना अध्ययन करते जाते हैं हम पाते हैं कि उसके और नए पहलू सामने आ रहे हैं। पिछली सदी के युग पुरुष राष्ट्रपिता गांधी जी को दोबारा कोट किया जा रहा है, पहले आ चुके हैं है ना। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। कहीं पर आपको लग रहा है कि बहुत सारा डाटा हमको याद रखने की जरूरत है, नहीं, जनरल चल रहा है एकदम। और ये सब चीज़ें आपको पता है जो भी कंटेंट इसमें आ रहा है। गांधी जी की अपनी आत्मकथा सत्य के मेरे प्रयोग में अनेक स्थानों पर अपनी अल्पज्ञता, भूलों और त्रुटियों की ओर संकेत किया। मतलब यही बताना चाह रहे, जितने भी बड़े महान विचारक हुए हैं वो अपनी गलतियों को भी स्वीकार आसानी से कर लेते हैं। अब खुद को उनको कुछ ना आता हो, जो जिन चीज़ों में ना आता हो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नहीं आता। तो अक्सर यह देखा गया है कि जिन भी महापुरुषों ने प्रज्ञा मतलब ज्ञान के उच्च स्तर को छुआ, जो भी उस ज्ञान के लेवल तक पहुँचे, इंटेलेक्चुअल हुए, उन्होंने अपने अज्ञान को उतनी ही ईमानदारी से स्वीकार कर लिया, है ना। वही है कि जो अल्पज्ञ होते हैं, थोता चना बाजेगा ना, है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, लेकिन जिनकी गगरी अधजल ना हो, पूरी भरी हो, वो नहीं छलकेंगे। तो उन्होंने अपनी कमियों को भी ईमानदारी से स्वीकार किया। सच ही कहा गया है ना, सच ही कहा गया है। अब देख रहे हो कैसे कोटेशन किस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ लिख दिया कि सच ही कहा गया है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टको मेरा मोल। जब ये कोटेशन इस्तेमाल करनी थी तो उसका मंच यहीं तैयार हो चुका था कि जिन भी महापुरुषों ने प्रज्ञा के उस स्तर को छुआ, उन्होंने अपने अज्ञान को उतनी ही ईमानदारी से स्वीकार किया। नेक्स्ट 2 हो गए। व्यक्तिक और मनोवैज्ञानिक इसमें उठाया इन्होंने मुद्दा। व्यक्तिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार में नित्य नए पाठ सीखते हैं। मनोविज्ञान के अध्येता यहाँ नवीन अनुसंधान के माध्यम से मस्तिष्क की नई परतें खोलने में जुटे हैं। वही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मस्तिष्क पर अनुसंधान के लिए करोड़ों डॉलर का नया कीर्तिमान शुरू किया। अब ये नहीं है कि करोड़ों डॉलर में आपने पर्टिकुलर बताना ही है, बस आपने एक आइडिया देते हुए चले गए, तो इतना डाटा वगैरह ऐसे क्वेश्चनों में इतना ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है। आप देख लो, अब सर का ऐसे आप देख ही रहे हो मॉडल आंसर में, और जो डाटा वगैरह जहाँ इस्तेमाल होगा वो भी आपको आगे वाले जो मॉडल आंसर कराएंगे उसमें दिख जाएगा। तो मस्तिष्क पर अनुसंधान के नए करोड़ों का डॉलर का काम शुरू किया। चिकित्सा, अब अगला क्षेत्र आ गया विज्ञान का क्षेत्र जो हम कहते थे साइंटिफिक और टेक्निकल। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सोशली सामाजिक क्षेत्र कर लिया, धार्मिक दार्शनिक क्षेत्र कर लिया हमने, और विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, मनोवैज्ञानिक वाला ऊपर क्षेत्र कर लिया। इतनी तेज़ गति से अनुसंधान हो रहे हैं कि रोज़ नए रोग, उनके टीके और उपचार सामने आ रहे हैं। रोज़ नए रोग, उनके टीके और उपचार सामने आ रहे हैं। जंतु विज्ञान
व पादप विज्ञान के अध्येता आज तक ये दावा नहीं कर सके हैं कि उन्होंने दुनिया की सारी प्रजातियों की खोज कर ली है। सारे सेक्टर उठाए, उनमें हमने अधूरापन दिखा दिया कि जितनी प्रगति हमने की है अभी भी उसमें प्रगति बाकी है ना। अगला सेक्टर कौन सा उठाया इन्होंने? साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्र, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर है। देखें तो हम पाते हैं कि अभी संस्कृति और साहित्य के इतने रंग अछूते हैं कि उन पर अध्ययन और शोध का एक पूरा क्षेत्र भी बाकी है। वही है, हम तो बता रहे हैं शिक्षा क्या है, एक ज्ञान की प्रगतिशील खोज। उसी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, लगातार मूल विषय पे बने हुए हैं और जितने भी सेक्टर उठा रहे हैं उन सेक्टरों में हम बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ बाकी हैं। पुरातात्विक खोजों से ही 1921 में पता चला था कि भारत में वैदिक सभ्यता से पहले भी सिंधु के किनारे हड़प्पा सभ्यता काल फल फूल रही थी। ठीक है, आज भी हम बहुत से क्षेत्रों जनजातियों की संस्कृति तक पहुंच नहीं बना सके हैं। विश्व भर के साहित्य को पढ़ने पर हम पाते हैं कि दुनिया कितनी वैविध्यपूर्ण और बहुरंगी है और हम अभी इस बारे में कितना कम जानते हैं। इसके अतिरिक्त देखो, अगली जो लाइन लिखनी थी ना, इन सर को ये कोट लिखना ही था यहाँ, है ना। जैसा होता है ना कि ये तो डालना ही डालना है, लेकिन उसके लिए मंच तो तैयार करो। जब कहते हैं फ्लो बना रहे तो फ्लो बनाने के लिए कि आपको मंच तैयार करो, इन्होंने यहाँ मंच तैयार कर दिया। यहाँ तक अब बता रहे थे, तो इसके बाद देखो, इसके अतिरिक्त औपचारिक अध्ययन के दायरे से बाहर जो मुक्त भ्रमण के माध्यम से शिक्षा अर्जन है, वह भी जीवन को समझाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अब निदा फाजली का शेर इनको डालना था, तो भ्रमण तक आ गए लौट करके, ऊपर ही मंच तैयार कर दिया उन्होंने इस लिखने का कोटेशन को। तो जो मुक्त भ्रमण के माध्यम से शिक्षा अर्जन है, तो निदा फाजली का क्या शेर है? धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, ज़िंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। घूमो फिरो, आपको पता चलेगा। इस चीज़ का इन्होंने मंच ही तैयार कर दिया था, इस कोटेशन को इस्तेमाल करने का। आप देखो कनेक्टिंग कैसे करेंगे फिर इस तरह, ऊपर वाली बात की तरह। इस तरह हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और स्तर पर अनुभव करते हैं, जितने भी ऊपर आपने बताए उसके अकॉर्डिंग। अब ये निष्कर्ष लिखा जा रहा है, आप देख लो। ऊपर जितने सेक्टर बताने थे बता दिए, जितने राइटरों का नाम इस्तेमाल करना था, गांधी, सुकरात, प्लेटो, जो भी इस्तेमाल करने थे कर चुके। अब चल रहे हैं हम निष्कर्ष पे। इस तरह हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और स्तर पर अनुभव करते हैं कि शिक्षा दरअसल हमें यह बोध कराती है कि हम कितने अज्ञानी हैं। हम समाज में अपने आसपास अक्सर कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो थोड़ा बहुत अधकचरा ज्ञान जुटाकर, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, वो सेख ही बघाड़ते हैं और पांडित्य प्रदर्शन करते हैं, पांडित्य प्रदर्शन करते घूमते हैं। अब जो लेना था इनको वो भी ले लिया, थोता चना बाजे घना, इस टाइप से। पर जो सचमुच सुशिक्षित, प्रबुद्ध और ज्ञानी लोग होते हैं, जो सच में इंटेलेक्चुअल होते हैं, है ना, पढ़े लिखे होते हैं, वे स्वयं को अज्ञानी, अकिंचन, अल्पज्ञ मानते हैं। इन शब्द का इस्तेमाल आपने पीछे किया हुआ है। ठीक है, ऐसा महज इसलिए नहीं होता है कि वे अपनी विनम्रता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में वो ऐसे हो ही जाते हैं फिर, बल्कि वह सच में इस तथ्य का अनुभव कर पाते हैं कि शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। ऐसे में भी हम टॉपिक को ले ही आए हैं, यही था हमारा मेन टॉपिक। जो भी हम लिखे थे, हम इसी से संबंधित ही लिखे थे, है ना। शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। भरा हुआ घड़ा आवाज़ नहीं करता। इसी तरह सुशिक्षित व्यक्ति यह जानता है कि ज्ञान का विस्तार असीम है और ज्ञान व शिक्षा के विकास के अनुपात में अपनी अज्ञानता का बोध भी होता है। वो जितना ज्ञानी होता है उसे ये भी पता रहता है कि वो क्या नहीं जानता, क्योंकि वो दूसरे के ज्ञान की इज्जत करता है। जितना उसे पता होता है वो तो है ही है कि दूसरे को ज्ञान भी उसके लिए पता रहता है, कि अज्ञानता का बोध भी स्पष्ट होता है। इस तरीके से आप देख लो, ये ऐसे पहला मॉडल आंसर हम निशान जी आंसर का समाप्त किए हैं। बाकी इनके 10 और मॉडल आंसर रहेंगे, हम उनको भी देखेंगे और आपको पकड़ आ जाएगी और ऐसो को देखते हुए। ठीक है ना, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज मेरा मन तो नहीं था, लेकिन जब तैयार था तो मैंने कहा यार वीडियो तो कंप्लीट कर लें। नींद वैसे भी नहीं आ रही थी और टाइम भी था। मैंने खुशियाँ तो मना ली हमने जा कर के नीचे। हाँ, खूब नीचे लोग निकल आए, इमोशंस बाहर आ रहे थे सबके। तो सोचा कि चलो फिर अब हो गए, सेलिब्रेशन बहुत हुआ, अब अपना काम करते हैं, क्योंकि हमारे को अपनी लड़ाई लड़नी है। इंडिया टीम ने अपनी लड़ाई लड़ करके वर्ल्ड कप आपको हाथ में दे दिया, अब हमको अपनी लड़ाई लड़के फैमिली वालों को और अपने लिए नौकरी हाथ में देनी है। ठीक है ना, चलिए, सो थैंक यू सो मच।